जैसे हवा और पानी के बिना एक इंसान नहीं जी सकता, वैसे ही कॉमर्स के बिना बिजनेस नहीं सस्टेन कर सकता। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 1, दैट इज कॉमर्स। तो देखिए, जैसे हमने पढ़ा था कि बिजनेस एक्टिविटीज दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक है इंडस्ट्री, जिसको हमने पढ़ लिया है, और आज हमने पढ़ना है हमारा लास्ट टॉपिक कॉमर्स। तो ये भी माना जाता है कि जो कॉमर्स है वो इंडस्ट्री की क्या है, रीढ़ की हड्डी, जिसके बिना, जैसे रीढ़ की हड्डी के बिना एक इंसान नहीं चल सकता, वैसे ही कॉमर्स के बिना इंडस्ट्री भी नहीं चल सकती। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे कॉमर्स के बारे में। अब ये बिजनेस खेल किसका है? प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का ही तो है। प्रोड्यूसर जो गुड्स बनाता है और कंज्यूमर जिसको बेचने होते हैं। पर एक बात है, अगर प्रोड्यूसर ने गुड्स बना लिए तो इंडस्ट्री में पड़े पड़े करेंगे क्या? उसको बेचना तो कंज्यूमर को ही है ना। तो ये काम कौन करता है? कॉमर्स। तो कॉमर्स ही है जिसकी मदद से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम सामान को अपने अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। तो कंज्यूमर रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज which help directly or indirectly in the distribution of goods to ultimate consumer। तो बात यही है कि जो भी अगर एक सामान है, अगर वो इंडस्ट्री में ही बन के पड़ा रहेगा तो उसका फायदा कुछ भी नहीं है। तो उसको अल्टीमेट कंज्यूमर तक कौन पहुंचाता है? ये कॉमर्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रोल ऑफ कॉमर्स या फंक्शंस ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स करती क्या है, कॉमर्स का रोल क्या है बिजनेस में, तो उसी से हमें पता लगेगा कि ये कॉमर्स कैसे एक इंडस्ट्री की बैकबोन है। तो सबसे पहले बात करेंगे रोल ऑफ कॉमर्स या फंक्शंस ऑफ कॉमर्स या एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड मतलब ट्रेडिंग में ये कॉमर्स कैसे मदद करती है, कैसे एक बिजनेस को चलाने में कॉमर्स मदद करती है, आज हम वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ पर्सन्स। कि कॉमर्स सबसे पहले क्या करती है, जो भी रुकावटें पर्सन्स की वजह से पैदा हो रही है उसको रिमूव करती है। अब कैसे? देखिए, हमारे पास दो ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं। ठीक है, एक है प्रोड्यूसर जो सामान बना रहा है और एक है कंज्यूमर जिसको सामान बेचना है या जिसने खरीदना है, जो हमारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन है। अब इन दोनों में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होता। आपने कभी देखा है कि किसी कंज्यूमर को अगर एमडीएच के मसाले खरीदने तो डायरेक्ट फैक्ट्री पहुंच गया वो खरीदने, डायरेक्ट तो प्रोड्यूसर के पास तो नहीं ना जा रहा। तो इन दोनों में कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं होता। तो ये लिंक कौन प्रोड्यूस करता है? कॉमर्स की सेगमेंट यानी कि ट्रेड सेगमेंट, जिनको हम क्या कहते हैं? ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स कौन होते हैं? ट्रेडर्स वो बंदे कह दो, इंसान कह दो, जो प्रोड्यूसर से सामान खरीद के कंज्यूमर को बेचते हैं। अब वो कौन होते हैं? आपको पता ही है, होलसेलर्स एंड रिटेलर्स। तो अगर मैं देखना चाहूं तो प्रोड्यूसर से सामान खरीदेगा होलसेलर। ठीक है, प्रोड्यूसर से सामान या प्रोड्यूसर बेचेगा होलसेलर को, होलसेलर आगे बेचता है रिटेलर को, और रिटेलर आगे बेचता है अल्टीमेट कंज्यूमर को। हाँ, कभी कभी ये भी होता है कि होलसेलर ही डायरेक्ट कंज्यूमर के साथ भी हो सकता है, डील कर सकता है। ये तो डिपेंड करता है कि कितने हमारे पर्सन्स हैं इस चेन में। हो सकता है रिटेलर ना भी हो, सीधा होलसेलर ही कंज्यूमर को बेच रहा हो, और हम कभी कभी होलसेल मार्केट जाते हैं तो वो कंज्यूमर को दे भी देते हैं। तो इट डिपेंड्स। बट अगर देखा जाए तो ये दोनों ही हैं जो इन दोनों में लिंक प्रोड्यूस करते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? ट्रेडर्स। द सेकेंड रोल ऑफ कॉमर्स इज रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, यानी कि प्लेस की वजह से जो भी मुश्किलें क्रिएट होती हैं उसको भी कॉमर्स हमारी रिमूव करता है। तो फॉर एग्जाम्पल, टी हमारी असम में बनती है पर उसकी कंजम्पशन ऑल ओवर इंडिया है, उसके कंज्यूमर्स ऑल ओवर इंडिया है। तो हेयर व्हाट हेल्प्स हियर, द ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट ऑफ कॉमर्स फैसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ गुड्स लाइक टी टू ऑल ओवर इंडिया। अब थर्ड हमारा फंक्शन है कॉमर्स का, हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ टाइम। तो इसको समझिए कि देयर इज ऑलवेज अ टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो साल में एक पर्टिकुलर सीजन में प्रोड्यूस किए जाते हैं और उनकी डिमांड थ्रू आउट द ईयर होती है, फॉर एग्जाम्पल व्हीट, राइस। और कुछ गुड्स ऐसे हैं जिनकी प्रोडक्शन थ्रू आउट द ईयर होती है पर उनको डिमांड किया जाता है कुछ पर्टिकुलर सीजन में ही। तो जैसे ये टाइम गैप की प्रॉब्लम जो क्रिएट हो गई है, इसमें अब सामान का क्या करें? सामान को तो फ्रेश और सेफ रखना ही है। तो इसमें हमारी कौन मदद करता है? कॉमर्स की वेयर हाउसिंग सेगमेंट, जिसे हम गोडाउन्स भी कहते हैं। तो अपने भी रिक्वायरमेंट जो होती है बिजनेस की, उस हिसाब से हर कोई अपने वेयर हाउसेस बना लेता है। और जो हमारे वो गुड्स है जो पेरिशेबल हैं, उनके लिए हम कोल्ड स्टोरेज हाउसेस का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सामान हमारा सेफ रहे, फ्रेश रहे, खराब ना हो।
तो वेयर हाउसिंग सेगमेंट हेल्प्स इन रिमूविंग द प्रॉब्लम ऑफ टाइम गैप. Another function of commerce is removal of hindrance of exchange. अब इसमें क्या है कि अगर एक होलसेलर ने किसी प्रोड्यूसर से कोई सामान खरीदा है तो इन एक्सचेंज ऑफ दैट ही हैज टू मेक पेमेंट एंड दैट पेमेंट इज फैसिलिटेटेड बाय बैंकिंग सेगमेंट ऑफ कॉमर्स. अब इसको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ. जैसे पंजाब के होलसेलर ने किसी महाराष्ट्र के प्रोड्यूसर से चीनी खरीदी तो उसको पेमेंट करनी है, तो वो पेमेंट कैसे करेगा? बैंकिंग की मदद से, चाहे वो चेक लगाए चाहे वो ऑनलाइन पेमेंट करे. तो बैंकिंग सेगमेंट हेल्प्ड हिम टू मेक पेमेंट, क्योंकि खुद तो जाएगा नहीं वो महाराष्ट्र पेमेंट करने. तो बैंकिंग सेगमेंट हियर हेल्प्ड हिम टू मेक पेमेंट. एज वी ऑल नो, बिजनेस इज इंसेंटर्ड विद अ लॉट ऑफ रिस्क. तो उन रिस्क से नुकसान होने वाला जो होता है बिजनेस को, उसके इफेक्ट को कम करने के लिए या उस लॉस को खत्म करने के लिए वी हैव इंश्योरेंस सेगमेंट ऑफ कॉमर्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के गोडाउन में आग लग जाए या चोरी हो जाए तो इंश्योरेंस अगर उसने कराई होगी, हम अपनी फायर इंश्योरेंस या थेफ्ट इंश्योरेंस, तो उसको उसका सारा क्लेम मिल जाएगा. इंश्योरेंस कंपनी उसको पूरा कंपेंसेट करेगी जितना वो मैक्सिमम कर सकती होगी. तो इन दैट वे इंश्योरेंस हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क. जैसे कि कंज्यूमर को मैन्युफैक्चरर के बनाए जाते हर प्रोडक्ट की नॉलेज या इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो ये जो बैरियर है या ये जो प्रॉब्लम है ये कैसे रिमूव होती है? ये रिमूव होती है एडवर्टाइजिंग सेगमेंट ऑफ कॉमर्स के द्वारा. एडवर्टाइजिंग सेगमेंट की मदद से कंज्यूमर तक हर इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर बात करें कि कल को अगर लेस कंपनी अपना कोई न्यू फ्लेवर लॉन्च करती है तो अगर प्रॉपर एडवर्टाइजिंग नहीं की होगी तो वेरी फ्यू पीपल विल कम टू नो अबाउट दैट. पर अगर एडवर्टाइजिंग कर देगी तो होल वर्ल्ड विल कम टू नो अबाउट दैट न्यू फ्लेवर लॉन्च्ड बाय लेस. The next topic is branches or classification of commerce. So we have two branches of commerce, that is trade and aids to trade. First of all, we are going to discuss trade. Trade basically means buying and selling of goods and services. तो ट्रेड का मतलब होता है सामान को खरीदना या बेचना. ट्रेड की मदद से ही हम बायर और मैन्युफैक्चरर को पास में लाते हैं. अदरवाइज हमें जैसे पढ़ी लिया है, देयर इज नो डायरेक्ट लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड दी कंज्यूमर. और वो कौन लिंक बनाता है? ट्रेडर्स. ट्रेड सेगमेंट ही है जो ट्रेडर मैन्युफैक्चरर को और कंज्यूमर को पास लाती है. अगर ये ट्रेडर्स ना हो, यानी कि ये होलसेलर या रिटेलर ना हो, तो मैन्युफैक्चरर को ढूंढना पड़ेगा अपने कंज्यूमर्स को अपना सामान बेचने के लिए, और कंज्यूमर को भी अगर सामान खरीदना होगा तो उनको खुद जाके सर्च करनी पड़ेगी मैन्युफैक्चरर की. अब ट्रेड दो तरह का होता है, एक होता है इंटरनल ट्रेड और एक होता है एक्सटर्नल ट्रेड. तो ट्रेड दो तरह का है, एक है इंटरनल ट्रेड, एक है एक्सटर्नल ट्रेड. अब नाम से ही समझ आ रहा है, इंटरनल ट्रेड वो ट्रेड होगा, यानी कि वो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगी दैट हैपन विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ आवर कंट्री. यानी कि चाहे सामान खरीदो चाहे बेचो, पर इंडिया के बाहर नहीं, इंडिया की बाउंड्री के हम बाहर नहीं जाएंगे, तो इसे कहते हैं हम इंटरनल ट्रेड. और एक्सटर्नल ट्रेड होता है ना उसका उल्टा, कि अगर बाहर बेच रहे हैं सामान या बाहर से कुछ खरीद रहे हैं तो वो कहलाएगा एक्सटर्नल ट्रेड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वील डिस्कस द टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड. One is wholesale trade and another one is retail trade. तो हम अब स्टार्ट करने जा रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनल ट्रेड, जिसमें हमने पहले पढ़ना था होलसेल ट्रेड. और उससे पहले आपको एक छोटी सी चीज बता दूं, हम इंटरनल ट्रेड को होम ट्रेड कहते हैं और इसमें जो भी बाइंग एंड सेलिंग होती है वो होम करेंसी में होती है. तो अब हम बात करते हैं होलसेल ट्रेड की. होलसेल ट्रेड में क्या होता है, जो होलसेलर्स होते हैं वो मैन्युफैक्चरर से जो भी सामान खरीदते हैं उसको लार्ज क्वांटिटी में खरीदते हैं, लार्ज स्टॉक मेंटेन करके रखते हैं. ठीक है. सेकंड है वो सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट में डील करते हैं. मतलब है जैसे उनको लार्ज क्वांटिटी मेंटेन करके रखनी पड़ती है तो वो ज्यादा वैरायटी ऑफ गुड्स में डील नहीं करते, दे डील इन ओनली सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट. जैसे अगर किसी का शुगर प्रोडक्ट्स का काम है, वो होलसेलर शुगर प्रोडक्ट्स का है, तो शुगर प्रोडक्ट के ही सारे प्रोडक्ट्स उसके पास होंगे, कोई दूसरी लाइन के नहीं. तीसरा है लार्ज स्टॉक मेंटेन करता है, वो तो मैंने बता ही दिया है. चौथा पॉइंट है वो खुद मैन्युफैक्चरर से खरीदता है इन कैश और आगे बेचता है वो ऑन क्रेडिट. कैश पे भी बेच सकता है पर क्रेडिट की भी वो फैसिलिटी देता है अपने रिटेलर्स को. और लास्ट है लार्ज कैपिटल उसको इन्वेस्ट करनी पड़ती है. अब हम बात करेंगे सेकंड टाइप की इंटरनल ट्रेड के, वो है रिटेल ट्रेड. रिटेल ट्रेड होलसेल से बिल्कुल डिफरेंट होता है. इसमें क्या होता है कि ये लोग खरीदते हैं होलसेलर से और आगे बेचते हैं अल्टीमेट कंज्यूमर्स को. ठीक है. सेकंड पॉइंट है ये ज्यादा क्वांटिटी नहीं खरीदते, ये स्मॉल क्वांटिटीज में सामान खरीदते हैं.
तीसरा, इनको लार्ज वैरायटी मेंटेन करनी पड़ती है। आप किसी कन्फेक्शनरी की शॉप पे चले जाओ तो आपको कितनी ही वैरायटी मिलती है, बेकरी आइटम्स भी होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी मिलेंगी, और आपको बिस्किट्स, नमकीन, हर तरह की चीजें, टॉफी, चॉकलेट्स, पता नहीं कितनी वैरायटी होगी, इतना तो मुझे दिमाग में नहीं आ रहा। तो उनको हर चीज की लार्ज वैरायटी मेंटेन करनी पड़ती है, पर क्वांटिटी स्मॉल रखते हैं और वो सामान बेचते हैं अल्टीमेट कंज्यूमर को। आपके आसपास जो भी दुकानें हैं जहां पे आप रहते हो वो रिटेलर्स ही हैं। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल ट्रेड की। एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है? इंटरनल ट्रेड का ऑपोजिट, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बियॉन्ड दी जियोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ अ कंट्री। जब हम सामान खरीदते हैं, बेचते हैं अपनी कंट्री के बाहर, दैट मीन्स इट्स अ ट्रेड बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। और जब हम एक्सटर्नल ट्रेड करते हैं तो ये तभी किया जाता है कि जिस कंट्री के साथ भी जो हमें करना होता है तो उस कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंप्लीट करने के बाद, जैसे लाइसेंसिंग या कस्टम क्लियरेंस। अब ये 3 तरह की होती है, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड एंट्रीपोर्ट। एक्सपोर्ट होता है सेल ऑफ गुड्स टू फॉरेन कंट्रीज। इंडिया एक्सपोर्ट को बहुत प्रमोट करती है। सेकेंड है इंपोर्ट, जब हम किसी बाहर की कंट्री से कोई चीज को अपनी कंट्री में मंगाते हैं तो इसे इंपोर्ट कहते हैं, जैसे हम टेक्नोलॉजी को भी इंपोर्ट करते हैं। और एंट्रीपोर्ट होता है, ये क्या होता है कि एक कंट्री से सामान खरीदा बट नॉट फॉर कंजम्पशन इन दी होम कंट्री बट फॉर सेलिंग इट इन अनदर फॉरेन कंट्री। यानी कि एक कंट्री ने किसी एक कंट्री से सामान खरीदा अपनी कंट्री में कंजम्पशन के लिए नहीं, आगे उसको किसी और कंट्री में बेचने के लिए। तो ये क्या हो गया? एंट्रीपोर्ट। यहां से बाय किया और यहां पे सेल किया। तो दिस कंप्लीट्स द ट्रेड पार्ट एंड सेकेंड वील डिस्कस नाउ एड्स टू ट्रेड। अब हम बात करेंगे एड्स टू ट्रेड की। एड्स टू ट्रेड यानी कि जो ट्रेड को होने में मदद कराए, दैट मीन्स दैट फैसिलिटेट द स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेड एंड दैट मेक्स बाइंग एंड सेलिंग मोर इजी। यानी कि ट्रेड, बाइंग एंड सेलिंग को जो इजी बनाए उसे हम कहते हैं एड्स टू ट्रेड। अब हम बात करेंगे एड्स टू ट्रेड या ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कि ये कौन कौन सी हैं ऐसी चीजें जो हमारी ट्रेड में मदद करती हैं। वैसे तो हमने ये पढ़ लिया है, जस्ट अ स्मॉल रिकैप्चुलेशन। अब हम बात करेंगे एड्स टू ट्रेड की। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्टेशन पता है ये प्लेस की प्रॉब्लम को रिमूव करता है, यानी कि अगर कहीं भी हो मैन्युफैक्चरर, इट इज इजी बिकॉज इट फैसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एंड कम्युनिकेशन यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपस में सर्कुलेट करानी है, जैसे प्रोड्यूसर, ट्रेडर्स एंड कंज्यूमर, तो इंफॉर्मेशन हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ दैट। सेकेंड है हमारा बैंकिंग, दैट हैज हेल्प्ड इन रिमूविंग द प्रॉब्लम ऑफ एक्सचेंज। You want to make payment, you want to collect payment, you want to make payment by check, or you want to do online banking, you can do that with the help of this banking segment. Third, insurance. It covers all type of risk of loss due to theft, due to accident, due to fire, due to flood, etc. Then warehousing, it removes the problem of time gap between production and consumption. And last is advertising. It removes the problem of knowledge, यानी कि जो कंज्यूमर अनअवेयर है मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट्स के, ये एडवर्टाइजमेंट आपकी ये प्रॉब्लम भी हटा देगी। तो ये है आपके एड्स टू ट्रेड। नाउ वी विल टॉक अबाउट द लास्ट टॉपिक बट नॉट द लीस्ट, दैट इज बिजनेस रिस्क। अब बिजनेस रिस्क क्या होता है? इट रेफर्स टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। यानी कि वो रिस्क, ये जो बिजनेस रिस्क है, ये क्या है कि बिजनेस को लॉस होने का चांस है। प्रोबेबिलिटी मीन्स चांस है। कहां से? कुछ अनसर्टेनिटीज या कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है। अब इसमें हम अकेले लॉस की बात नहीं करते हैं, इसमें हम इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स की भी बात करते हैं कि प्रॉफिट्स भी पूरे सफिशिएंट नहीं है, इनएडिक्वेट है। अब ये रिस्क होता कहां से है? बिजनेस को कई चीजों से रिस्क है। रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू फायर, रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू थेफ्ट, रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू चेंज इन द डिमांड ऑफ द कस्टमर, ड्यू टू चेंज इन द टेस्ट ऑफ द कस्टमर, ड्यू टू चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसी, ड्यू टू द चेंज इन द कॉम्पिटिटर्स पॉलिसी। तो ये सारे ही ऐसे फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को रिस्क पोज करते हैं और ये बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। नाउ द फर्स्ट फीचर और नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क इज it arises due to uncertainties. Now uncertainties means when you are not sure what is going to happen in future or not. When you are not sure whether a particular event may occur or not.
तो कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जिनके बारे में आपको पता तो हो पर ये ना पता हो कि ये कब हो सकती हैं या होंगी भी या नहीं, बिजनेस रिस्क उन पे डिपेंड करता है, उनसे ही अराइज होता है। जैसे चेंज इन कस्टमर्स डिमांड, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, एंड वी कैन से अबाउट चेंज इन टेक्नोलॉजी. Now, the second point is business risk is an essential part of business. Now, every business that is prone to various type of risk. कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, जो रिस्क से ना घिरा हो, तो ये तो रहना ही रहना है. हाँ, ये है कि डिग्री में वेरी, कि ज्यादा हो कम हो, दैट मे वेरी. Third is it depends upon the size and nature of business. Business risk depends upon the size. How, अगर बड़ा बिजनेस है तो ऑब्वियसली ज्यादा रिस्क होता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है, पैसा ज्यादा लगा होता है, एज कम्पेयर टू स्मॉल बिजनेसेस वेयर द इन्वेस्टमेंट इज लो. एंड नेचर की बिजनेस कौन सा है, अगर तो वो बिजनेस स्टैंडर्डाइज्ड आइटम में डील कर रहा है तो लेस रिस्क होगा. अगर वो बिजनेस फैशन आइटम्स में डील कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें रिस्क ज्यादा होगा क्योंकि टेस्ट या प्रेफरेंसेस बदलती रहती हैं. एंड द लास्ट फीचर इज प्रॉफिट इज रिवॉर्डेड फॉर बेयरिंग रिस्क. हर बिजनेसमैन रिस्क जरूर उठाता है इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. एज वी ऑल नो, नो रिस्क नो गेन. तो हर बिजनेसमैन कैलकुलेटिव रिस्क जरूर उठाता है कि उसको क्या मिल सके, उसको क्या रिवॉर्ड मिल सके, उसका एंड प्रोडक्ट क्या निकले, प्रॉफिट. तो दीज वर दी 4 पॉइंट्स. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क. नंबर 1 इज नेचुरल कॉजेज. तो नेचुरल कॉजेज वो कॉजेज होते हैं जो नेचर पोज करता है बिजनेस को एंड विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ह्यूमन बींग्स, लाइक अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉट, फेमिनाइन एक्सेट्रा. Second is human causes. These are the risk of loss due to the employees of the organization. Like if an employee gets dishonest, या अगर एक डिसऑनेस्ट हो जाए, या वो केयरलेसनेस बरते मशीनरी को यूज करने में, या अगर वो कोई बिजनेस सीक्रेट लीक कर दे या कंपनी के रिसोर्सेज को वेस्ट करे, तो ये सारे जो लॉस होंगे ये ह्यूमन कॉजेज के अंदर आ जाएंगे क्योंकि ये लॉसेज होते हैं बिकॉज ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. The next is economic causes. Economic causes are due to the changes in the market condition. अगर बात करिए प्राइस फ्लक्चुएशंस हो जाए, कोई रॉ मटेरियल का प्राइस है या किसी गुड का प्राइस है वो एकदम से बढ़ जाए या एकदम से गिर जाए उसकी वजह से, या कस्टमर की टेस्ट प्रेफरेंसेस डिमांड में एकदम से चेंज आ जाए, या गवर्नमेंट पॉलिसी में कोई चेंज आ जाए. जैसे अगर आपको याद हो 1971 में जब जनता पार्टी आई थी तब कोका कोला को और अदर फॉरेन कंपनीज को हमारा इंडिया छोड़ के जाना पड़ा था. अगर हम बात करें रिसेंट हमारी डीमोनेटाइजेशन हुई थी, उसकी वजह से भी काफी बिजनेसेस को इफेक्ट हुआ था. लास्ट है फिजिकल कॉजेज. फिजिकल कॉजेज आर दोज कॉजेज विच आर बिकॉज ऑफ द डैमेज इन दी एसेट्स, विच आर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द डैमेज इन दी एसेट्स. लाइक अगर आपकी एकदम से नई टेक्नोलॉजी आ गई है तो आपकी जो प्रेजेंट टेक्नोलॉजी होगी वो बिल्कुल आउटडेटेड हो जाए कि अगर उसको इस्तेमाल करना हो तो आपकी प्रोडक्शन ही ना उतनी हो सके, और योर टेक्नोलॉजी हैज गॉट ओल्ड, आपकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है या उसमें कोई मैकेनिकल डिफेक्ट्स आ गए हैं, तो एसेट की वजह से अगर आपका बिजनेस इफेक्ट हो रहा है आपके एसेट्स की वजह से, तो वो आ जाएंगे फिजिकल कॉजेज के अंडर. तो ये थे आपके कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क. So now we are going to discuss the types of business risk. Number 1 is insurable risks. Insurable risk में वो सारे losses आते हैं which can be made good. That means the risk for which the business can get compensation from the insurance company. For example, if a businessman has taken fire insurance policy, तो अगर उसके गोडाउन में अगर आग लग जाएगी तो उसका पूरा compensation उसको मिल जाएगा. He can also get protection from loss due to flood, due to that drought, famine, earthquake, etc. तो इसमें कवर कौन से होते हैं? नेचुरल एंड फिजिकल रिस्क इसमें कवर होते हैं. अगर एसेट की अगर उसने इंश्योरेंस कराई होगी तो उसके रिलेटेड भी उसको कंपेंसेशन मिल जाएगी. सेकेंड है नॉन इंश्योरेबल रिस्क विच इज कम्प्लीटली ऑपोजिट टू दैट. ये वो रिस्क है जिनकी इंश्योरेंस नहीं की जाती, जिनका क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से नहीं मिलता, लाइक ह्यूमन एंड इकोनॉमिक रिस्क. अगर एम्प्लॉय की केयरलेसनेस से अगर किसी बिजनेस को कोई नुकसान हो गया तो उसका नेग्लिजेंस है तो उसमें उसको कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा, इसकी इंश्योरेंस नहीं की जाती. एंड इकोनॉमिक रिस्क, अगर इकोनॉमिक चेंजेस कोई आ रहे हैं, अगर मार्केट चेंजेस कोई आ रहे हैं तो उसकी भी इंश्योरेंस नहीं की जाती. थर्ड है स्पेकुलेटिव रिस्क. स्पेकुलेटिव रिस्क होते हैं कि इसमें दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो आपको नुकसान हो जाएगा या आपको प्रॉफिट हो जाएगा. जैसे चेंज इन डिमांड, अगर डिमांड एकदम से बढ़ जाए मार्केट में तो बिजनेस को तो फायदा ही फायदा है, अगर डिमांड गिर जाए तो बिजनेस को नुकसान है. अगर प्राइस की बात करें तो अगर प्राइस अगर बढ़ कम हो जाए तो इसके दो पहलू हैं. अगर बिजनेस ने अगर बेचनी है वो आइटम तो प्राइस एकदम से बढ़ गया तो उसको फायदा ही फायदा है. अगर उसने खुद परचेज करनी थी तो अगर प्राइस बढ़ गया तो उसको नुकसान है. तो इससे एकदम से या तो प्रॉफिट भी हो सकता है या नुकसान भी हो सकता है. देन नेक्स्ट इज प्योर रिस्क. प्योर रिस्क होते हैं या तो लॉस होगा या नहीं होगा, इसमें प्रॉफिट की कोई संभावना नहीं है. लाइक अगर फायर, थेफ्ट, स्ट्राइक,
अगर फायर लगेगी तो नुकसान होगा, अगर फायर नहीं लगेगी तो कोई लॉस नहीं होगा. तो देर इज द चांस ऑफ लॉस और नो लॉस. देर इज नो चांस ऑफ प्रॉफिट. Theft, strike, they are other examples of pure risk. So this concludes the whole chapter 1 of business studies, that is nature and concept of business. I hope you have liked my all videos. Now we'll again meet with the next video. Keep supporting my channel, subscribe my channel. Thank you. Take care. Bye.